हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। ये अपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है और जो रूल है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। इसमें हमने पहले इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में वो पढ़ लिया है। डबल ऑब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो पढ़ लिया है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये सारे पढ़ चुके हैं। प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब वो सेंटेंस जिसमें या तो कोई एडवाइस होती है, या ऑर्डर होता है, या रिक्वेस्ट होती है। ये सेंटेंसेस कहलाते हैं आपके इम्पेरेटिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर कोई आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आज ये चैप्टर अभी शुरू करते हैं। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद फॉलोइंग वर्ड्स। कौन से शब्दों से स्टार्ट होते हैं? देखिए, या तो V1, या तो वो V1 से स्टार्ट हो सकते हैं जो पॉजिटिव इम्पेरेटिव होते हैं, या होते हैं वो डू डज से जो नेगेटिव इम्पेरेटिव होते हैं, या होते हैं लेट से, नहीं तो फिर प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट हो सकते हैं। चार प्रकार के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं सामान्य तौर पे इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, पहला V1 से जो स्टार्ट होते हैं उनको कैसे करना। जो अपने सेंटेंसेस V1 से स्टार्ट होते हैं उनको, उनके बाद में तो ऑब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले हमें लेट लिखना, फिर उसके अंदर जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो लिखना, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी लिख के वी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो देखिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। विच स्विच ऑन द लाइट। अब देखिए स्विच मेन वर्ब V1 है, प्रीपोजिशन ऑन आया द लाइट। तो जब V1 से स्टार्ट हो तो शुरू करते हैं लेट से, LET लेट। फिर लिखना अपने को ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा द लाइट। स्विच द लाइट। अब देखिए लेट द लाइट लिख दिया, अब अपने को चाहिए बी लिख दीजिए। बी लिखना है आपको हर बार, फिर लिखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है स्विच। तो स्विच की थर्ड फॉर्म होती है स्विच्ड। स्विच्ड और ऑन प्रीपोजिशन है तो ऑन ही लिख देना, फुल स्टॉप। बस इतना आसान है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग अ बोटल ऑफ वाटर। ब्रिंग मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म आई है ब्रिंग। ठीक है, अ बॉटल ऑफ वाटर ये अपना ऑब्जेक्ट, तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट अ बॉटल, लेट अ बोतल ऑफ वाटर। अब ब्रिंग की पहले बी लिखना पड़ेगा, बी। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, बस कंप्लीट। अब है शट द डोर। शट फर्स्ट फॉर्म है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हो सकता है इसमें ऑर्डर दिया हुआ है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो ये ऑब्जेक्ट है तो पहले तो स्टार्ट लेट से करना, लेट द डोर। फिर हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं, लेट द डोर। अब लिखना अपने को बी, लेट द डोर बी शट। अब ध्यान रखिएगा शट की तीनों फॉर्म शट ही होती हैं, शट 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 शटिंग। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट द लेटर। तो पोस्ट V1 स्टार्ट किया लेट से, लेट द लेटर, लेट द लेटर बी लिखना ही है, और फिर थर्ड फॉर्म लिख दिए पोस्टेड, पोस्टेड, फुल स्टॉप। अब ये तो पॉजिटिव थे, अब डू डज वाले देखते हैं। इसमें अंतर यही होता है कि नेगेटिव होते हैं, बाकी सेम तरीका होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जब इनको बनाएंगे ना हम डू डज वालों को, तो क्या करना है कि ये जो बी होता है ना इससे पहले नॉट लगा देना है। लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगा दें, फिर नॉट बी और V3 लगाना है। जैसे देखिए, डोंट टच द निक्ड वायर। टच द दो बार लिख दिया है, डोंट टच द निक्ड वायर। ठीक है, तो ये हो सकता है एडवाइस भी हो और ऑर्डर भी हो सकता है किसी बच्चे के लिए। तो
V1 से मान सकते हैं स्टार्ट हुआ, लेकिन नेगेटिव है इसलिए डोंट आ गया है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लेट से। हालांकि डू डज वाले सेंटेंस आपके हमने पढ़ा है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उनमें पढ़ा है, लेकिन उनमें एडवाइस वगैरह नहीं होती। इसमें एडवाइस है, डू डोंट टच द नेक्ड वायर, मतलब खुला मना किया गया, टच नहीं करना है, ठीक है। तो ये अलग प्रकार से बनेंगे सेंटेंसेस। तो आपने लिखा लेट, लेट, फिर आती है अपने जो ऑब्जेक्ट होता है द नेक्ड वायर लिखना है, द नेक्ड, नेक्ड वायर, द नेक्ड वायर, द नेक्ड वायर। अब लिखना अपने को, क्योंकि नेगेटिव है डू नॉट, तो डू तो अपने आप हट जाएगा, बी फॉर्म आ रही है इसलिए, और ये जो नॉट है ये यहीं रहेगा, नॉट, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी। अब लिखनी है टच की थर्ड फॉर्म टच्ड, टच्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, डोंट प्लक द मैंगोज, ये भी एक आदेश हो सकता है कि फल मत तोड़ो, ठीक है। तो प्लक मेन वर्ब है, द मैंगोज आगे आएगा, तो शुरुआत हम लेट से करेंगे, एल ई टी, लेट द मैंगोज, लेट द मैंगोज। अब देखिएगा ये लिख दिया, अब नॉट लगाना, लेट द मैंगोज नॉट, लेट द मैंगोज नॉट, ये नॉट है, नॉट बी प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, प्लक्ड और फुल स्टॉप, बस। अब जो नेक्स्ट तरीका है आपके पैसिव में कन्वर्ट करने का, वो है जब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लेट में स्टार्ट हो जाए तो उनको कैसे कन्वर्ट करना। तो देखिए, जब भी लेट से ही स्टार्ट हो तो लेट से ही हम पैसिव में भी स्टार्ट करेंगे। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग होता है, वो लिखना हमको। फिर बी लिखना, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और लास्ट में बाई से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, लेट से स्टार्ट हुआ तो लेट से ही करना है, लेट। अब क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाना है, तो देखिए मी, मी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये लिविंग है, ठीक है। मी यानी मुझे या मैं जो होता है वो लिविंग होता है। दिस वर्क ये नॉन लिविंग है, तो लेट दिस वर्क लिखते हैं, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क। अब लिखना है बी, बी हर बार लिखना, बी के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म लिखनी है। देखिए डू है तो डू मेन वर्ब है, डू की थर्ड फॉर्म डन, डन। अब थर्ड फॉर्म के बाद लिखना आपको बाय, बाय, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना, ये मी ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट में भी यहाँ मी ही आएगा, आई नहीं आएगा, मी, और लगा देना फुल स्टॉप। ये आसान तरीका। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। लेट, मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, पहले तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग। अब हमको लिखना है बी, फिर थर्ड फॉर्म लिखनी है, जैसा कि रूल में है कि बी लिखा फिर थर्ड फॉर्म लिखनी, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, संग बाय हर, बस, एच ई आर, ठीक है, एच ई आर हर। नेक्स्ट देखिए, लेट अस डिस्कस द मैटर। अब क्या है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा फ़ोन को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है जिसके अनुसार कि हाथ ऐसे ही चलता है, तो थोड़ी हैंड राइटिंग में ऐसा गड़बड़ हो तो थोड़ा आपको समझ आ ही रहा है, ठीक है। लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लेट से स्टार्ट हुआ तो लेट से स्टार्ट कर दीजिए, लेट। अब देखिए ये अस है, अस जो कि है लिविंग, और डिस्कस तो मेन वर्ब है, द मैटर ये अपना ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा लेट द मैटर, लेट द मैटर, फिर लिखना है बी, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड,
डिस्कस्ड। अब देखिए डिस्कस्ड यहाँ पे ख़त्म कर देंगे क्योंकि बाय अस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बाय अस, ख़त्म। नेक्स्ट देखिए, नोट ये स्पेशल है, जब सेंटेंस लेट अस से शुरू हो। देखिए यहाँ भी लेट अस से शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ भी लेट अस से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा वो देखिए। जब लेट अस से शुरू होना तो आपको लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और फिर वी वन लगाना, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है, जब भी लेट अस से शुरू हो, देखिए अंतर क्या है इन दोनों में, सेंटेंस में अंतर देखिएगा। यहाँ लिखा है लेट अस सिंग, लेट अस सिंग है, इसका मतलब है कि अस है फिर सिंग है, मतलब मेन वर्ब जो है उसके बाद में कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे मेन वर्ब थी उसके बाद में ऑब्जेक्ट था। तो अंतर ये रहेगा, जब भी मेन वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। इट इज़ सजेस्टेड, तो देखिए यहाँ अस है और सिंग है, मेन वर्ब के बाद कुछ नहीं है और लेट से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, इट इज़ सजेस्टेड, it is suggested that we should अब V1 लगाना। V1 क्या है, सिंग है मेन वर्ब, तो आपने लिख दिया सिंग, खत्म। नेक्स्ट देखिए, लेट अस वर्क, वर्क मेन वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, इट इज suggested that we should work। अब इनमें एडवाइस ही दी गई है, ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है। डिफरेंस ध्यान रखना, जब लेट अस हो और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो तो इस टाइप से बनाना है। नेक्स्ट देखिए, जब काइंडली और प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट हो या पीछे हो सेंटेंस में या स्टार्ट में हो तो क्या करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर V1, फिर जो भी हो पीछे वो लिख देना। जैसे देखो, प्लीज शिट डाउन, तो शुरू करेंगे यू से, यू आर, माफ कीजिएगा ए आर, यू आर, दिख नहीं रहा, मैं मिटा के लिख देता हूँ, क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, मिस्टेक होती जा रही है, क्या कि रात का समय है और फोन में कैमरे से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर V1 क्या है, सिट डाउन, रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना क्योंकि पीछे कुछ है नहीं। ये देखिए, टेक योर सीट प्लीज, यहाँ पे भी प्लीज आया, तो फिर से वही शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर शीट, ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि टू के बाद V1 लगाना, ठीक है ना, टेक योर शीट और फुल स्टॉप, बस। तो ये ध्यान रखना, जब भी प्लीज़ और काइंडली वाले सेंटेंस हो तो इस प्रकार से ही बनाने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, इसमें पता नहीं चल रहा है कि प्लीज़ है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ ऑर्डर का आदेश है, मान लो तो शिट डाउन आया हुआ है ना, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, टू, लिख दिया यू आर ऑर्डर टू, जब भी ऑर्डर का हो, पीछे कुछ नहीं हो, प्लीज वगैरह नहीं हो, प्लीज हो तो रिक्वेस्ट की जाए तो ये लिखना पड़ता है, और ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू शिट डाउन,
सॉरी, ऑर्डर टू शिट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कम हियर, ये भी ऑर्डर है, कम हियर ऑर्डर लिखा हुआ है पीछे, और आप इनको दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर ऑर्डर है पीछे लिखा हुआ यहाँ है लेकिन एग्जाम में नहीं हो तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कम हियर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, कम हियर और फुल स्टॉप, बस। नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड, ये एडवाइस है, पता चल रहा है कि वर्क हार्ड कोई बोल रहा है तो मतलब एडवाइस दी जा रही है। तो ऐसा सेंटेंस है, खाली वर्क हार्ड है, आगे पीछे कुछ नहीं, तो इसको ऐसे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। अब इसमें हम यू आर एडवाइज्ड करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर था, यहाँ पे रिक्वेस्ट थी, ठीक है ना, तो यू आर एडवाइज्ड, ए डी वी आई। अब देखिए यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ पे एस होगा, ई डी, एडवाइज्ड। क्यों? क्योंकि सलाह देना, सलाह देने के लिए हम एस इस्तेमाल करते हैं, ये सलाह के लिए होता है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड और फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, स्पीक द ट्रुथ, ये एडवाइस है। अब को इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीके पे हम पहले बात कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट है, मतलब आप लेट से स्टार्ट करिए, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन, ऐसे हो सकता है, ऐसा तो हमने पहले किया है, ठीक है ना, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। लेकिन जब एडवाइस का भाव आपको पता चल जाए, मालूम चल जाए, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको आगे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब द ट्रुथ हो गया, तो एडवाइस है, मतलब आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे शुड बी, शुड बी, द ट्रुथ शुड बी। अब लिखेंगे हम स्पोकन, थर्ड फॉर्म, स्पोकन और फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अब ये भी एक एडवाइस है, तो योर एल्डर्स को आगे ले आएंगे, नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि लेट योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, जो हमने पहले किया V1 से स्टार्ट होने वाला, लेकिन एडवाइस आपको मालूम चल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी, योर एल्डर शुड बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, और सेंटेंस यहाँ पे खत्म। अब ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, लेकिन एक तरीका और है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये भी तरीका मालूम होना चाहिए, इसलिए उस पर भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था तो मैं वापस समझा देता हूँ। वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, जब भी ऐसे सेंटेंस हो तो दैट के बाद वाले को सब्जेक्ट लेना, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब है, दैट क्लॉज है, दो सेंटेंस होते हैं, दैट के बाद वाले को सब्जेक्ट लेना, द बिहार गवर्नमेंट, तो लिख दिया द बिहार गवर्नमेंट। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, जो कि यहाँ पे इज़ है, सिंगुलर है इसलिए इज़। फिर ये लिख दिया हमने बिलीव्ड, ठीक है। फिर टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट ये हर समय आपको लिखना है, और उसके बाद जो एडजेक्टिव होता है वो लिखना होता है, ये एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है, विशेषता बताते हैं। अब इसको करने का दूसरा तरीका होता है कि इट इज़ बिलीव्ड से शुरू करें, यहाँ पे जो बिलीव वर्ब थी उसका इस्तेमाल करने, इट इज़ बिलीव्ड दैट, फिर जो सेंटेंस पीछे होता है वो पूरा लिख देते हैं सेम टू सेम, इट इज़ बिलीव्ड दैट द बिहार गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, जो कि यहाँ पीछे था वो सेम टू सेम लिखा, नो चेंज। ठीक है, तो आसान ये है, लेकिन आने दोनों चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ये इतना सेंटेंस आता है, ठीक है ना, तो हमारे ये कॉन्सेप्ट पता होता है, ये नहीं पता होता तो समस्या हो सकती है। ठीक है, अब ये देखिए, एवरीवन थिंक्स दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज़ बैड,
ठीक है, तो पहला तरीका देख लेते हैं कि दैट के बाद वाले को हम सब्जेक्ट बनाएंगे द एजुकेशनल सिस्टम, तो लिख दिया द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपको लिखनी है जो हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आपको लिखनी है थिंक की फॉर्म थॉट, थॉट। इसके बाद टू और बी का इस्तेमाल करके आपको जो एडजेक्टिव होता है वो लिखना है, तो लिखेंगे टू बी बैड, बैड, बस। और दूसरा तरीका देख लीजिए, क्या करना है, शुरू इट इज से शुरू करेंगे, तो इट इज थिंक है, लिख देंगे थॉट, इट इज थॉट, इट इज थॉट, फिर दैट का इस्तेमाल करेंगे और पूरा क्लॉथ सेम लिख देंगे। मतलब यही चेंज करना होता है, बस इसको चेंज करना होता है, जो कि इसमें भी किया था, पूरा लिख देना दैट द एजुकेशनल एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। बस, पैसिव चैप्टर अपना एकदम कंप्लीट। अब इससे बाहर आपके कोई ना तो रूल आ सकता है, ना कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने पूरे टॉपिक देखे हैं एकदम, तो आप कभी भी कहीं भी गलती नहीं कर सकते, चाहे आप वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है ना? और ये सारे कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस करोगे तभी खुद कर पाओगे, और हर समय प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके साथ। तब तक के लिए बस पढ़ाई पे ध्यान रखिए, क्योंकि ज़माने में अगर आगे रहना है तो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पिएगा वही दहाड़ेगा, और उसकी दहाड़ हर कोई सुनेगा। ठीक है ना? तो पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है जीवन में, उसके लिए बने रहिए आप इंटरव्यू क्लासेस में और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। क्योंकि ये जो वॉइस चैप्टर है जिस क्लास में भी है, जिस क्लास में भी है, चाहे आपकी 8 से शुरू होता है, हालांकि 8 में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में पढ़ा है, ये 9 10 11 12 तक में काम आता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी खूब काम आता है। लेकिन 8 के स्टैंडर्ड का नहीं है, उससे थोड़ा हाई है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट देख ले तो चलेगा। लेकिन आपको तो बस यहाँ पे डटे रहना है और लगातार प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।